बंगाल के एक तटीय गांव गोसबा के निवासी हैं। यह घटना मानसून जुलाई 2024 की है। दोनों दोस्त कोलकाता से अपने घर घोसबा लौट रहे थे। उन्हें रात 10 बजे तक पहुंचना था, लेकिन एक जरूरी काम के चलते उन्हें आधी रात के बाद निकलना पड़ा। रास्ते में मिदनापुर के पास एक पुरानी चाय की दुकान पर एक वृद्ध तांत्रिक दिखने वाले व्यक्ति ने उन्हें रात में आगे न जाने की चेतावनी दी। उस वृद्ध ने कहा था, आज अमावस की रात है, इस रास्ते पर अब सिर्फ वही चलते हैं जिन्हें जिंदा नहीं लौटना होता। लेकिन रोहन और आकाश ने इसे अंधविश्वास मानकर रात के 1:45 पर अपनी पुरानी बुलेट मोटरसाइकिल पर आगे का सफर शुरू कर दिया। वे दोनों अब हावड़ा दीघा नेशनल हाईवे के उस हिस्से पर थे जो घने मैंग्रोव जंगल और दलदली भूमि से होकर गुजरता है। रात के अंधेरे में घनी कोहरे ने सब कुछ ढांक रखा था। वे तेज रफ्तार में थे। तभी हावड़ा पुलिस की एक पुरानी जीप ने उन्हें रुकने का इशारा किया। पुलिसकर्मी बाहर निकले, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि गहरा भय था। उन्होंने रोहन से पूछताछ शुरू की और जब रोहन ने कहा कि वे गोसबा के रहने वाले हैं, जीप के अंदर बैठे हेड कांस्टेबल ने कांपते हुए आवाज दी, गोसबा, ये गोसबा जा रहे हैं। गोसबा का नाम सुनते ही सब इंस्पेक्टर की आंखें चौड़ी हो गईं। उनका सारा गुस्सा गायब हो गया। उन्होंने रोहन को अपनी तरफ खींचा और फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, अगर तुम किसी और जगह का नाम लेते तो हम तुम्हें रात भर यहीं बिठा कर रखते, लेकिन तुमने उस श्रापित नाम गोसबा को लिया है। इसका मतलब है तुम लोग पहले ही किसी अलौकिक धागे से बंध चुके हो। सब इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी जेब से एक मुट्ठी राख निकाली और दोनों दोस्तों के हेलमेट पर फेंक दी। यहां से आगे तुम्हें हर आवा, हर छवि तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। यह रास्ता आज रात समय और वास्तविकता के नियम नहीं मानता। अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो एक भी आवाज का जवाब नहीं दोगे और तुम्हारा ध्यान सिर्फ सामने होना चाहिए। आंखों के कोने से भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। जाओ और इस राख को अपनी सुरक्षा समझो। राख का स्पर्श करते ही रोहन और आकाश को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उनके पास सवाल करने का समय नहीं था। उन्होंने बाइक स्टार्ट की और पुलिस के अजीब टोटके को गले लगाकर तेज रफ्तार में आगे बढ़ गए। पुलिस को पीछे छोड़ने के बाद जंगल और दलदली इलाका शुरू हो गया। घने कुहरे ने अब ऐसा रूप ले लिया था मानो वे किसी सफेद जीवित सुरंग में प्रवेश कर चुके हों। तभी रोहन को अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। यह आवाज उनके कान के अंदर से आ रही थी, न कि बाहर से। फुसफुसाहट, रोहन, तुम भटक गए हो, गलत रास्ते पर हो, मुड़ जाओ, मैं यही हूं। यह आवाज रोहन की मां की थी, जो 2 साल पहले गुजर चुकी थीं। रोहन का मन बुरी तरह विचलित होने लगा। आकाश ने पीछे से चीखकर कहा, रोहन, तेज चलो। ये आवाजें, ये हमें सम्मोहित कर रही हैं। लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। उन्हें लगा कि रास्ते के किनारे लगे पेड़ इंसानों की तरह हिल रहे हैं और उन्हें दलदल की ओर खींच रहे हैं। अचानक बाइक की हेडलाइट की रोशनी में उन्हें आगे सड़क के बीचों बीच 7 छोटी मिट्टी की मूर्तियां, टेराकोटा डॉल्स, दिखाई दी। ये मूर्तियां अजीबोगरीब मुद्रा में रखी थीं और उनके बीच में एक पुरानी लाल साड़ी पड़ी थी। आकाश ने देखा कि जैसे ही उनकी लाइट उन मूर्तियों पर पड़ी, मूर्तियां हिलना शुरू कर दिया। उनसे मध्यम लाल रोशनी निकल रही थी। तभी लाल साड़ी हवा में ऊपर उठी और किसी अदृश्य शरीर पर लिपट गई। एक डरावनी सूखी सी औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसके बाल मैंग्रोव की जड़ों की तरह उलझे हुए थे और उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं। वह औरत इशारा नहीं कर रही थी, बल्कि हाथों को हवा में घुमाकर उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। रोहन के हाथ बाइक के हैंडल पर जम गए। वह न तो तेज कर पा रहा था, न ही रोक पा रहा था। वह सम्मोहित हो चुका था। तभी सब इंस्पेक्टर द्वारा फेंकी गई राख का असर हुआ।
आकाश के हेलमेट पर लगी राख गर्म होकर उसके माथे पर लगी। उस जलन से आकाश को होश आया। आकाश ने पूरी ताकत से रोहन के कंधे पर मुक्का मारा। आंखें खोलो रोहन, यह माया है। पुलिस की राख को याद करो। झटके से रोहन को होश आया। वह औरत अभी भी उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। रोहन ने बाइक की रफ्तार अचानक बढ़ा दी। जैसे ही उन्होंने उस औरत को पार किया, पीछे से एक ऐसी चीख आई जिसने रात के सन्नाटे को फाड़ दिया। वह चीख इंसान की नहीं थी, वह चीख थी जैसे धातु को तोड़ा जा रहा हो या हवा को चीरा जा रहा हो। रोहन और आकाश ने महसूस किया कि कुछ भारी भरकम भयानक चीज उनकी बाइक के ठीक पीछे साड़ी पहने हुए तेज रफ्तार में उनका पीछा कर रही थी। अगले 15 मिनट तक वे दोनों मौत की सवारी कर रहे थे। पीछे की चीख और फुसफुसाहट लगातार उन्हें घेरे हुए थी। उन्हें लगा जैसे उनकी बाइक अब सड़क पर नहीं बल्कि समय के किसी ब्लैक होल में चल रही है। तभी सुदूर पूर्व दिशा में सूर्य की पहली पीली किरण आसमान में फैलने लगी। जैसे ही सूर्य की रोशनी ने कुहरे को छूना शुरू किया, पीछे की चीख अचानक खत्म हो गई। फुसफुसाहट बंद हो गई। रोहन ने देखा कि मैंग्रोव के जंगल अब फिर से सामान्य पेड़ बन चुके थे। रोहन और आकाश उस भयानक रात की सवारी से जिंदा बचकर गोसबा गांव पहुंच चुके थे। सब इंस्पेक्टर द्वारा दिए गए राख के टोटके ने उन्हें मायावी औरत और चीख के श्राप से बचा लिया था। अब सुबह का पहला उजाला हो चुका था, लेकिन उनका मानसिक डर अभी खत्म नहीं हुआ था। सुबह करीब 6 बजे दोनों बुरी तरह थके हुए रोहन के घर पहुंचे। उन्होंने जल्दी से बाइक गैराज में लगाई और घर के अंदर घुसकर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। आकाश ने कांपते हुए पूछा, हम सच में बच गए रोहन? रोहन ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें घर की दीवारों पर कुछ तलाश रही थीं। रोहन, हाँ, हम बच गए। लेकिन मेरी माँ की आवाज, वह बिल्कुल असली थी। मुझे लगता है उस रात की माया हमें मानसिक रूप से पकड़ चुकी है। तभी दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। दस्तक की आवाज इतनी धीमी और सधी हुई थी कि वह किसी इंसान की नहीं लगी। रोहन और आकाश एक दूसरे को घूरने लगे। रोहन, इतनी जल्दी कौन हो सकता है? आकाश, कोई नहीं जानता कि हम कब आए। इतनी सुबह गांव में कोई हमारे घर नहीं आएगा। फिर से वही धीमी सधी हुई दस्तक। रोहन हिम्मत करके उठा और दरवाजे के छेद से झांका। बाहर दरवाजे के ठीक सामने एक छाया थी। यह कोई इंसान नहीं था। यह एक ऊंची धुंधली आकृति थी जो हवा में तिरछी खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे अपना हाथ उठा रही थी, फिर से दस्तक देने के लिए। रोहन ने डरकर दरवाजे पर जोर से धक्का दिया, जैसे वह बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खुल रहा हो। रोहन ने तुरंत आकाश को उठाया, हमें यहाँ से जाना होगा। वह चीज वापस आ गई है। आकाश ने कहा, रुको, शायद हमें उस वृद्ध तांत्रिक को ढूंढना चाहिए जिसने हमें पहले चेतावनी दी थी। उन्हें याद आया कि यात्रा शुरू करने से पहले मिदनापुर में चाय की दुकान पर जिस वृद्ध तांत्रिक ने उन्हें चेतावनी दी थी, उसने रोहन को एक छोटी सी कागज की पुड़िया दी थी। रोहन ने तुरंत अपनी जैकेट की जेब टटोली। पुड़िया मिल गई। वह पुड़िया राख नहीं थी, बल्कि एक सूखा पत्ता था जिस पर कुछ अजीब बंगाली अक्षर और रेखाएं बनी हुई थी। आकाश ने उन अक्षरों को पहचाना। आकाश, यह सोनार बांग्ला नहीं है, यह प्रेतलिपि है। यह काला जादू से जुड़ी भाषा है। ध्यान से पढ़ने पर उन्हें संदेश का अर्थ समझ आया, जो एक चेतावनी और टोटका था। तुमने श्रापित रात को तो पार कर लिया, लेकिन वह माया तुम्हें पकड़ चुकी है।
जब तक शरीर पर मायावी शक्ति का निशान, आकाश के माथे पर काला निशान है, तब तक तुम उसके भ्रम से घिरे रहोगे। जल, नदी ही उसे धो सकता है, लेकिन सूर्य ढलने से पहले। अगर तुम अंधेरा होने तक निशान नहीं धोते हो, तो वह मायावी शक्ति तुम्हारा शरीर हमेशा के लिए छीन लेगी। अब उन्हें समझ आया कि पुलिस की राख ने उन्हें रात में तो बचाया, लेकिन अब यह निशान ही श्राप बन चुका था। और अमावस्या की रात के श्राप को धोने के लिए उन्हें पवित्र नदी गंगा हुगली के पानी की आवश्यकता थी। बिना समय गवाए उन्होंने फिर से बाइक उठाई और हुगली नदी के किनारे की ओर तेजी से भागे। जैसे ही वे शहर की भीड़-भाड़ में घुसे, भ्रम शुरू हो गया। मिनट थे। रोहन ने बाइक रोकी और आकाश को पानी की ओर खींचा। जैसे ही आकाश का पैर रेत पर पड़ा, उसे महसूस हुआ कि रेत उसे खींच रही है। दलदली औरत अब रेत में बदल चुकी थी। आकाश, मैं नहीं चल पा रहा, यह मुझे नीचे खींच रही है। रोहन ने चिल्लाकर कहा, यह भ्रम है, इसे तोड़ो। रोहन ने बिना सोचे समझे आकाश को धक्का दिया। आकाश छपाक से नदी के पानी में गिरा। जैसे ही हुगली नदी का पवित्र जल आकाश के माथे पर लगे काले निशान को छुआ, आकाश के शरीर में एक जोरदार झटका लगा। उसके मुंह से एक भयानक दर्द भरी चीख निकली, वही चीख जो उन्होंने रात में जंगल में सुनी थी। निशान पर लगा पानी सफेद धुएं में बदला और फूस की आवाज के साथ गायब हो गया। आकाश हांफता हुआ बाहर निकला। निशान गायब हो चुका था। सूर्य पूरी तरह डूब चुका था। आसमान से अंधेरा छाने लगा, लेकिन वे सही समय पर श्राप से मुक्त हो चुके थे। रोहन ने अपने हेलमेट को छुआ। पुलिस की राख का निशान उसके हेलमेट पर भी हल्का काला धब्बा छोड़ गया था, जो अब गायब हो चुका था। रोहन, हम बच गए, सुनिए। हमने सच में उस मायावी शक्ति को हरा दिया। आकाश ने नदी की ओर देखा, लेकिन वह तांत्रिक वहां क्यों था? उसने हमें रोका क्यों नहीं, सिर्फ चेतावनी क्यों दी? रोहन, शायद क्योंकि कुछ श्राप ऐसे होते हैं जिनसे भागकर नहीं बल्कि सामना करके ही मुक्ति मिलती है। पुलिस ने हमें भागने का मौका दिया और तांत्रिक ने हमें लड़ने का हथियार दिया। दोनों दोस्तों को पता था कि उस भयानक रात की यात्रा ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया है। वे अब जानते थे कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां विज्ञान नहीं बल्कि पुराना काला जादू काम करता है। क्या गोसबा का वह श्रापित रास्ता सच में मायावी शक्तियों का घर है? और क्या वह तांत्रिक खुद किसी पुरानी शक्ति का हिस्सा था? हमें कमेंट्स में बताएं कि आप ऐसी और कौन सी जादुई भयानक कहानियां सुनना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।